हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी कक्षा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था और पाचन तंत्र के बारे में हमने जो छोटी आंत में होने वाला पाचन होता है वह देखा था। और छोटी आंत में होने वाले पाचन में हमको आंतरीय रस से स्टार्ट करना था। तो आज हम आंतरीय रस से स्टार्ट करेंगे कि आंतरीय रस जो होता है वह पाचन में किस प्रकार से सहायक होता है। आंत्र की दीवारों में ग्रंथियां पाई जाती है। कुछ ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, जैसे ब्रूनस ग्रंथियां, लीवर कुहन की दरारें पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। इन सब ग्लैंड से आंतरीय रस का स्राव होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अब क्षारीय प्रकृति, अब जो आंतरीय रस होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब जो माल्टोज, सुक्रेज और लैक्टेज जो एंजाइम होते हैं वह जटिल कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड मतलब सरल शर्कराओं में तोड़ देते हैं। इसी प्रकार जो आर्जिनेज एंजाइम होता है वह आर्जिनिन को यूरिया में बदल देता है, मतलब यहाँ यूरिया का निर्माण होता है आर्जिनेज एंजाइम की सहायता से। इसी प्रकार इरेप्सिन जो एंजाइम होता है वह पेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है। यहाँ पर जो होता है पाचन की क्रिया लगभग पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर बचा हुआ जो भोजन होता है उससे काइल करते हैं। जो अमाशय से अर्धपचित भोजन होता है उसे काइन कहा जाता है और जो छोटी आंत का अर्धपचित भोजन होता है उसे काइल कहा जाता है। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन। मनुष्य की पाचन क्रिया तो छोटी आंत में ही पूरी हो जाती है। यहाँ बस भोजन की पाचन क्रिया तो नहीं होती है, यहाँ से भोजन का अवशोषण होता है। इसमें पाए जाने वाले जो कॉलन बैक्टीरियाज होते हैं जैसे ई कोलाई वह विटामिन का संश्लेषण करते हैं। और चारा चलने वाले जीव जो होते हैं जैसे घाई, भैंस, ये सब जो होते हैं उनमें जो सेल्यूलोज का पाचन होता है वह लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी आंत में होता है। अब भोजन का अवशोषण, बचे हुए सरल पदार्थों को जल व लवणों को आहार नाल के विभिन्न भागों से अवशोषित कर रक्त में पहुंचा दिया जाता है। अब जो बचा हुआ भोजन है उससे जल व लवणों को अवशोषित कर लिया जाता है आहार नाल के विभिन्न भागों द्वारा। अब जो अवशोषित भोज्य पदार्थ जो होते हैं जो जल हमने रक्त में पहुंचा दिए हैं वे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। मुख गुहा में केवल कुछ मात्रा में जल, ग्लूकोज तथा कुछ विशेष दवाओं जिससे सोर्बिमाइड, नाइट्रोग्लिसरीन इनका अवशोषण होता है मुख गुहा में। और ग्रसनी और जो ईसोफ्रेगस है इसमें किसी प्रकार का कोई अवशोषण नहीं होता है। इसी प्रकार से अमाशय में ग्लूकोज, जल, लवण, एल्कोहल आदि का अवशोषण होता है। छोटी आंत में अवशोषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। यहाँ पे पाचन भी सर्वाधिक होता है और अवशोषण भी सर्वाधिक होता है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इनके अलावा जल व खनिज लवणों का भी अवशोषण किया जाता है छोटी आंत में। अब जो होता है इसमें अधिक क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो दीवारें होती है वह कुछ इस टाइप की होती है। विलाई लंबाई अधिक होती है और व्यास कम होता है। इससे इसका सतही क्षेत्रफल जो होता है वह बढ़ जाता है जिससे पाचन की क्रिया भी अधिक होती है और अवशोषण की क्रिया भी अधिक होती है। यहाँ जो रसांकुर होते हैं ये इनकी वजह से ही वसी, अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत जो होती है उसमें जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है तथा कुछ दवाओं का भी अवशोषण होता है। अब स्वांगीकरण क्या होता है? एसिमिलेशन, यह पाचन की विपरीत क्रिया होती है। अब पाचन क्रिया में क्या हो रहा था, जो जटिल भोज्य पदार्थ थे उनको सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ा जा रहा था। इसी प्रकार स्वांगीकरण में क्या होता है, सरल भोज्य पदार्थों को पुनः जटिल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। खासकर वसा और ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया जाता है जो शरीर में संग्रहित कर लिया जाता है ताकि जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत हो, इंस्टेंट एनर्जी की, तो ये जो संग्रहित भोजन है वह काम आ सके। कार्बोहाइड्रेट व वसा को तो लीवर में ग्लाइकोजिनेसिस के द्वारा ग्लाइकोजन व वसा में बदलकर संग्रहित कर लिया जाता है। और जो अमीनो अम्ल होते हैं उनका विअमीनीकरण किया जाता है और यकृत में स्टोर कर लिया जाता है। प्रयोजनीय पदार्थ होते हैं जो अमीनो अम्ल होते हैं उन्हें विअमीनीकरण की क्रिया द्वारा ग्लाइकोजन व वसा के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है।
ये संग्रहित भोजन जो होता है भूखे रहने की दशा में एनर्जी का सोर्स बनते हैं हमारे लिए। इसके बाद जो अपचित भोजन होता है वह मलाशय में कुछ समय तक रखा जाता है, फिर एनस द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। अब भोजन को पचाने में कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कोलिसिस्टोकाइनिन। ये जो होता है पित्ताशय में संकुचन को प्रेरित करता है जिससे पित्तरस का स्त्रवण बढ़ता है। इसी प्रकार एंटेरोग्लिसरीन, ड्यूओक्राइटिन, विलेक्राइटिन, सिक्रेटिन ये जो होते हैं अलग अलग पाचक हार्मोन्स होते हैं और पेंक्रियाटिक पोलनाशय की सेल्स से स्रावित होते हैं और अग्नाशयी रस के स्त्रवण को कम करते हैं ये। तो आज हमने पाचन तंत्र कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।